नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल यूपी पीसीएस एग्जामिनेशन विद अभिषेक पर। आज हम इस वीडियो में मनी और बैंकिंग का टॉपिक डिस्कस करेंगे, जिसके अंतर्गत हम जो है मुद्रा के कार्य क्या होते हैं ये देखेंगे। फिर मुद्रा की आपूर्ति एवं तरलता, इसके संबंध में बात करेंगे। फिर बैंक के प्रकार, ठीक है, एक चार्ट के माध्यम से देखेंगे। फिर एनडीटीएल जो जनता का पैसा होता है वो क्या है। फिर आरक्षित अनुपात सीआरआर और एसएलआर के बारे में चर्चा करेंगे। और बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एमएसएफ और एलएएफ, ठीक है, इन संबंधित जो है विषयों के बारे में चर्चा करेंगे और किस प्रकार ये हमारे बैंकिंग सिस्टम में उपयोगी हैं, इनके बारे में भी बात करेंगे। सही है, ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। हाँ, आप लोग से एक और बात करनी थी कि मैं डेली जो है वीडियो जो भी है जो हमारा चल रहा है, जैसे करंट का एक मैं डालता रहूँगा और 2 दिन पे, और इकोनॉमिक्स का भी 2 दिन पे मैं एक वीडियो डालता रहूँगा। साथ ही जो संभावित एमसीक्यूज़ हैं उनको मैं डिस्कस करने के लिए एक वीडियो एक चैप्टर पूरा होने के बाद डाल दूँगा। अगर आपको किसी भी करंट के टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए, मैं उस पर बनाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। आइए आज का टॉपिक हम देखते हैं मनी एंड बैंकिंग का। मनी एंड बैंकिंग, सबसे पहले क्या है, मुद्रा का कार्य क्या है। तो ये मुद्रा क्या होता है, एक विनिमय का माध्यम होता है, ठीक है। विनिमय का माध्यम ऐसे समझते हैं, जैसे पहले बार्टर सिस्टम था, जब कोई मुद्रा नहीं थी तब कैसे जो है वस्तुओं का लेन देन होता था। तब क्या करते थे लोग कि अपनी ज़रूरत की वस्तुओं को वो दूसरों, जैसे ए को बी से वस्तुएं कुछ लेनी है, तो अब जाहिर सी बात है जो बी को ज़रूरत होगी वो ए देगा, तभी ना बी उसको जो है उसकी ज़रूरत की वस्तुएं देगा, ठीक है, जब मुद्रा नहीं था तब। ऐसे ही, ठीक है, तो इस अब क्या है कि मुद्रा के थ्रू सारा जो है लेन देन होता है, तो ये विनिमय का माध्यम है। सभी प्रकार के संपत्तियों में सबसे तरल है, ठीक है। इसका कहने का मतलब है कि मान लीजिए आपको किताब खरीदनी है, आप दुकान पे गए और दुकानदार से बोले कि मुझे किताब चाहिए। उसने कहा 400 की हुई, तो आपने कहा कि अच्छा ठीक है, मेरे पास 400 का वो है, सोना है, आप इसको ले लो। तो ऐसा नहीं करेगा ना, मतलब क्योंकि वो तुरंत उसको कैश वहाँ पे मिल नहीं पाएगा। तो ये जो है सबसे तरल करने का मतलब कि मुद्रा आपको तुरंत जो है तरल है, ये कहीं से कहीं जा सकती है, ठीक है। और सार्वभौमिक स्वीकारता है, पूरे देश में कहीं भी आप अगर 100 रुपये का नोट है तो कहीं भी आप उसको स्वीकार है वो। लेकिन वही जैसे भूमि, मकान, सोना और चांदी है, इनकी सार्वजनिक स्वीकारता नहीं है, ठीक है। जैसे अभी हम बताए थे, कहीं पे ओनली कैश है, लिखा है कि मतलब कि आपको जो वस्तुएं हैं केवल कैश के आधार पर ही मिलेंगी, तो वहाँ पे आपको कैश देना होगा तभी आपको वो वस्तुएं देगा, नहीं तो नहीं देगा। अब क्या है कि यही जो कैश है इसको डिजिटल फॉर्म में लाया जा रहा है, जिससे के थ्रू जो है जो वो है जैसे पेटीएम हो गए या अमेजन पे हो गया या गूगल पे हो गया, इनके माध्यम से जो वॉलेट हैं, ई वॉलेट हैं, इनके माध्यम से पेमेंट किया जा रहा है, ठीक है। अब देखते हैं अगला, करेंसी। देखिए यहाँ पे करेंसी नोट, ठीक है, ये कागजी मुद्रा होती हैं। बचत खाते और चालू खाते, आगे इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ये सब क्या होते हैं, डिमांड आधारित जो है मुद्रा होती हैं, ये सब मुद्रा होती हैं, ठीक है। जैसे जो करेंसी है और जो नोट हैं, ये तो कागजी मुद्रा है क्योंकि कागज़ पे छपा है, उसमें धारक को उसमें लिखा रहता है मैं धारक को इतने रुपए अदा करने का वो देता हूँ, वचन देता हूँ, तो वो लिखा हुआ है तो उतना वो माना जाएगा। और बचत खाते, मान लीजिए कि सेविंग अकाउंट है, तो आपके अकाउंट में जितना पैसा है, या चालू खाता, जो भी उसमें जितना पैसा है उसको आप निकाल के डिमांड किया, जब आपको ज़रूरत है निकाला, आपने खर्च किया, ठीक है। तो ये सब क्या है, मुद्रा है, ये सब मुद्रा के प्रकार हैं। इन्हें किसी के द्वारा भी अस्वीकार किया जा सकता है, लेकिन बचत खाते और चालू खाते में क्या है, जैसे चेक है, चेक भी आपका जो है डिमांड के आधारित है, डिमांड पे आधारित अकाउंट है, ठीक है। इसलिए इसे वैध मुद्रा नहीं माना जाता है। कैसे, मान लीजिए अब आपके पास बचत खाते में पैसा है, ठीक है, आपने चेक दिया उसे, लेकिन वो चेक नहीं लेना चाह रहा है, उसको कागजी मुद्रा ही चाहिए, तो ये इसीलिए ये जो है वैध मुद्रा नहीं मानी जाएगी। लेकिन जो कागजी मुद्रा है वो सभी जगह एप्लीकेबल है, इसलिए इसको सार्वभौमिक स्वीकारता माना गया है, ठीक है। मुद्रा का संचालन वेग, मतलब कि मुद्रा का संचालन वेग मुद्रा की इकाई का अधिक बार में हस्तांतरण ही कहलाता है, मुद्रा का संचालन वेग, ठीक है। अब वस्तु विनिमय, मुद्रा के बिना आर्थिक विनिमय
वस्तु विनिमय जैसे वही बाटर सिस्टम पहले था कि वस्तु विनिमय होता था, एक वस्तु इनको दिए, उनको ज़रूरत थी वो वस्तु दिए, तो उन दोनों में एक्सचेंज हो गया। अब क्या है, जैसे मान लीजिए आपको किताब लेनी है तो आप पैसा देंगे, फल लेना है तो पैसा देंगे। पहले क्या था कि मान लीजिए आपके पास किताब थी, उनके पास फल था, उन्होंने आपको फल दिया और आपने उन्हें किताब दी, तो वही बाटर सिस्टम था जब मुद्रा नहीं था। तो अब देखते हैं आगे, मुद्रा की आपूर्ति और तरलता के माप का संघटक। ये क्वेश्चन प्रीलिम्स में बनते हैं, ये क्वेश्चन प्रीलिम्स में बन सकता है, इससे बनता है क्वेश्चन प्रीलिम्स में। ठीक है, एमओ क्या होता है, थोड़ा जूम कर लेते हैं इसको। हाँ, एम जीरो इसको पढ़ेंगे। M0 नंबर 1 क्या है, करेंसी इन सर्कुलेशन, जो भी करेंसी सर्कुलेशन में है वो, प्लस बैंकर्स डिपॉजिट इन RBI, जो बैंक ने RBI में डिपॉजिट कर रखा है वो, और प्लस अदर डिपॉजिट इन RBI, और जो भी RBI में और पैसा है उसको M0 का बोलते हैं। और टोटल ये रिजर्व मनी है। ठीक है, ये रिजर्व मनी में आ जाता है, ये देखिए टोटल ये रिजर्व मनी है। अब यहीं से खेलो, आगे से महत्वपूर्ण हो गया। M1 क्या होता है, M1 देखिए, जनता के पास कितना पैसा है नोट और सिक्के में। जनता मतलब कि जो भी देश की पूरी जनता है उनके पास नोट और सिक्के के रूप में कितना पैसा है। फिर दूसरा, डिमांड डिपॉजिट कितना है, डिमांड डिपॉजिट जो डिमांड के आधार पे मतलब मिल सके वो, जैसे करंट अकाउंट होता है दो, और डिमांड डिपॉजिट दो ही होते हैं ना, एक करंट एंड सेविंग। करंट में क्या होता है कि आपको मतलब डेली उस पर जो है ब्याज नहीं मिलता है, जबकि सेविंग के ब्याज मिलता है। ठीक है, सेविंग अकाउंट है। तो इस ये दो M1 में क्या क्या आ जाएंगे, जनता के पास जितने पैसे हैं प्लस DD मतलब कि डिमांड डिपॉजिट, जो करंट डिपॉजिट एंड सेविंग डिपॉजिट। और M3 फिर अगला क्या है, M3 क्या होता है, M1 मतलब कि जनता के पास जितना कैश है या सिक्के हैं जो भी है वो, और डिमांड डिपॉजिट प्लस क्या है, टाइम एंड फिक्स डिपॉजिट। ठीक है, जो टाइम एंड फिक्स डिपॉजिट है ये भी जब जोड़ लेंगे तब M3 आ जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं फिर। M2 क्या है, M1 में क्या था, जनता के पास पैसे प्लस डिमांड डिपॉजिट, उसके बाद पोस्ट ऑफिस में जो सेविंग है वो भी जब जोड़ लेंगे इसमें तो M2 आ जाएगा। ठीक है, और M4 क्या होता है, M4 क्या होता है, देखिए M4 है M3 प्लस पोस्ट ऑफिस की सेविंग। ठीक है, M3 में क्या था, M3 में M1 था प्लस M1 था प्लस पोस्ट ऑफिस में सेविंग था। ठीक है, ये सब मिला लेंगे तो M4 आ जाएगा आपका। अब M1 और M2 जो है ये नैरो मुद्रा है, ये संकुचित मुद्रा मानी जाती है। ठीक, ये यही क्वेश्चन पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन संकुचित मुद्रा है और कौन सी व्यापक मुद्रा है। तो M1 और M2 क्या है, संकुचित मुद्रा है, और M3 और M4 क्या है, व्यापक मुद्रा है। और सबसे व्यापक अगर पूछा गया तो M3 हो जाएगा। ठीक है, सबसे व्यापक अगर पूछा जाएगा तो M3 आ जाएगा। अब तरलता देखते हैं कि सबसे ज़्यादा तरल कौन है, तो M1 सबसे ज़्यादा तरल था, क्योंकि वहाँ पे देखिए आप क्या था, जनता के पास जो पैसा था, और दूसरा क्या था, डिमांड डिपॉजिट की जल्दी से वो पैसा निकल सकता है। तरलता का मतलब यही है कितना जल्दी वो, जैसे कैश है आपके पास तो कैश क्या है, कोई वस्तु चाहिए तुरंत आपने पैसा दिया मिल गया। लेकिन वही अगर वो बैंक में है तो आपको बैंक से जाके निकालना पड़ेगा ना, तो तरलता उसकी कम हो जाएगी थोड़ी ना। अगर आपके पास वही मान लीजिए वो है रिकरिंग मतलब कि फिक्स डिपॉजिट है, फिक्स डिपॉजिट करने का मतलब है कि 10 साल के बाद आपको पैसा मिलेगा, तो 10 साल आपको रुकना पड़ेगा ना, तो और टाइम जो ऐसे ही है। ठीक है, तो तरलता देखते हैं, सबसे ज़्यादा M1 का तरलता होता है, फिर M2 का होता है, फिर M3 का होता है, फिर M4 का होता है। सबसे ज़्यादा किसकी तरलता है, M1 की है, ये ध्यान रखना है। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, ऋण प्रतिभूति की परिपक्वता अवधि 1 वर्ष से कम होती है। ऐसा मतलब ये वो होता है, प्रतिभूति होती है ऋण, इस पर क्या किया जाता है कि ऋण दिया जाता है इसको दिखा के। ठीक है, जिसकी जो परिपक्वता मतलब कि मैच्योरिटी पीरियड है वो 1 साल से कम होती है, और ये विक्रय जो है ये कम विक्रय अंकित मूल्य से कम मूल्य पर इसको डिस्काउंट पर भी इसको दिया जा सकता है। अब यहाँ शुरू होता है हमारा बैंकिंग का जो मेन टॉपिक है। ठीक है, ये बेसिक था। देखिए सबसे ऊपर जो है RBI आता है, अपेक्स बैंक है, ये बैंकों का बैंक है, ये सभी बैंकिंग का जो है गतिविधियों को वो करता है, मॉनिटर करता है। ठीक है, अब इसमें दो होते हैं, एक होता है शेड्यूल बैंक होता है, दूसरा अनशेड्यूल बैंक होता है। शेड्यूल बैंक वे होते हैं जो RBI एक्ट 1934 के शेड्यूल 2 में वो जो है रजिस्टर्ड है, उन्हें ही शेड्यूल बैंक कहते हैं। अब शेड्यूल बैंक में दो आते हैं, देखिए एक कॉमर्शियल आ गया और एक कोऑपरेटिव आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम कॉमर्शियल में क्या क्या आता है, पब्लिक सेक्टर बैंक्स, प्राइवेट बैंक, ठीक है, फॉरेन सेक्टर बैंक और रीजनल रूरल बैंक्स। ठीक है, फिर देखिए पब्लिक सेक्टर में SBI है, अदर नेशनलाइज्ड बैंक हैं, और
अदर पब्लिक सेक्टर बैंक हैं। अब देखिए क्या है कि अब इसमें जो प्रीलिम्स में क्वेश्चन क्या बनता है कि अभी जो कितने जो है पब्लिक सेक्टर बैंक वर्तमान में बचे हुए हैं, ठीक है। तो 12 पब्लिक सेक्टर बैंक वर्तमान में बचे हुए हैं। फिर प्राइवेट बैंक कितने हैं, 21 प्राइवेट बैंक हैं। और फॉरेन सेक्टर कितने हैं, 40 हैं। और आरआरबीज कितने बचे हुए हैं, 46। मर्जर अभी गवर्नमेंट ने किया है 19-20 में कई बैंकों का। उसके पहले मर्जर 1969 में जो है बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। फिर 1980 में कुछ बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, कुछ का विलय हुआ, ठीक है, राष्ट्रीयकरण हुआ। फिर अब देखिए 19 और 20 में क्या क्या हुआ है। तो इसमें है बैंक ऑफ बड़ौदा का, जो यहाँ पे है बैंक ऑफ बड़ौदा का जो है, बैंक ऑफ बड़ौदा में देना बैंक और विजया बैंक का विलय कर दिया गया है अप्रैल 2019 में। और इसी के साथ ही पीएनबी में जो है ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय कर दिया गया है। फिर देखिए कनेरा बैंक में जो है सिंडिकेट बैंक का विलय कर दिया गया है। और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में आंध्रा और कॉरपोरेशन बैंक का विलय कर दिया गया है। इंडियन बैंक में जो है इलाहाबाद बैंक का विलय कर दिया गया है। तो ये क्वेश्चन है, ये पूछ सकता है, ठीक है। अब देखिए अब ये याद रखना है हमें, ये प्रीलिम्स का बेहतरीन क्वेश्चन है कि पब्लिक सेक्टर बैंक भारत में 12 बचे हैं, जिसमें एक एसबीआई है और अदर नेशनल बैंक है। अब ये एसबीआई और अदर नेशनल बैंक में क्या अंतर है कि जो एसबीआई है इसकी स्थापना जो हुई थी वो एसबीआई एक्ट 1955 में हुई थी और अदर बैंक की 1969 में हुई थी। तो यही अंतर है बस। अब पहले एसबीआई की सब्सिडीज 5 बैंक थी, उनको जो है गवर्नमेंट ने 2016 में मर्जर करके एक कर दिया, एसबीआई कर दिया था, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। जनता का पैसा क्या होता है, एनडीटीएल, नेट डिमांड एंड टाइम डिपॉजिट ही जनता का पैसा कहा जाता है। ठीक है, इसमें क्या है, एक डिमांड लाइबिलिटीज़ है, ठीक है, और एक टाइम लाइबिलिटीज़ है। एक क्या है, डिमांड लाइबिलिटीज़ है, एक टाइम लाइबिलिटीज़ है। पहले डिमांड लाइबिलिटीज़ की बात करते हैं। इसमें जो करंट अकाउंट होता है, सेविंग अकाउंट होता है या डिमांड ड्राफ्ट होता है, ठीक है। इसमें जो करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट और जो डिमांड ड्राफ्ट है, इनको जो है हम डिमांड लाइबिलिटीज़ कहते हैं। मतलब कि जब भी, जैसे डिमांड लाइबिलिटीज़ का क्या मतलब है कि ये बैंक के ऊपर लाइबिलिटीज़ हैं, जब भी आप डिमांड करेंगे तब बैंक को इसको देना पड़ेगा आपको वापस। तो यही जनता का पैसा हो गया, ठीक है। अब टाइम लाइबिलिटीज़ में क्या है, ये एक फिक्स अकाउंट है, रिकरिंग अकाउंट है। फिक्स अकाउंट कहने का मतलब है कि एक फिक्स समय के लिए, जैसे 10 साल के लिए आपने बैंक में जमा कर दिया पैसे, तो उस पर एक निश्चित ब्याज आपको मिलेगा और 10 साल बाद ही पैसा आपको मिलेगा, ठीक है। रिकरिंग में क्या है कि आपने जैसे कि अब 2 साल किया, फिर 2 से 4 साल किया, तो ऐसे करके वो मतलब कि एक टाइम पीरियड में के बाद बढ़ता रहेगा टाइम पीरियड, ठीक है। तो वो रिकरिंग अकाउंट हो जाएगा। इनसे पैसा निकालना थोड़ा ज़्यादा कठिन है। लेकिन डिमांड डिपॉजिट में क्या है, जब आप डिमांड करेंगे तब बैंक को आपका पैसा देना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है कि इसमें यही लिखा है नीचे, हम बैंक से कभी भी पैसे निकाल सकते हैं, इससे ब्याज दर, अब यहाँ पे जाहिर सी बात है जब आपकी डिमांड पे है तो ब्याज दर आपको कम मिलेगी, इसलिए बैंकों के पास ये कम होते हैं, डिमांड डिपॉजिट कम ही जमा करते हैं। ये निश्चित समय के लिए होते हैं और अधिक ब्याज। अब जैसे 10 साल के लिए है तो उस पर जैसे आपको ब्याज ज़्यादा ही देंगे, तभी ना आप उस 10 साल के लिए अपना पैसा बैंक को दोगे, ठीक है। तो ये जो है अधिक ब्याज देते हैं, टाइम लाइबिलिटीज़ जो होती हैं। अब एनडीटीएल जो होता है, इसी के अनुसार सीआरआर एसएलआर का प्रतिशत रखना होता है। अब ये सीआरआर एसएलआर क्या है, ये आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। अभी ये जान लीजिए, एनडीटीएल को आप समझ लीजिए। एनडीटीएल में दोनों है, डिमांड लाइबिलिटीज़ एंड टाइम लाइबिलिटीज़। तो जितना भी डिमांड वाला पैसा है, टाइम से संबंधित जो पैसा है, वो सब जो है यहीं पे आएगा एनडीटीएल में। फिर उसके बाद क्या है, सीआरआर एसएलआर के बाद बैंक के पास जो पैसा बचा होता है वो ऋण योग्य विधि है, ये भी समझेंगे आगे हम, ठीक है। फिर अगला क्या है, CRAR, कैपिटल टू रिस्क एंड वेटेज एसेट रेशियो, ये पूंजी पर्याप्तता मानक होता है। भारतीय बैंक को उनकी जोखिम भारित कुल परिसंपत्तियों के एक भाग के रूप में आधार पूंजी रखनी पड़ती है। देखिए मान लीजिए संकट के समय अगर बैंक फेल हो जाता है, बैंकिंग सिस्टम, तो जो पैसे उनके पास हैं जनता के, उसको वापस करने के लिए एक निश्चित अनुपात में पैसे रखने पड़ते हैं बैंक को। ये बेसल नॉर्म 1 के अंतर्गत ये जो है निर्धारित किया गया था कि एक निश्चित अमाउंट आपको रखना पड़ेगा, जिसके थ्रू अगर मान लीजिए कभी बैंकिंग सिस्टम फेल होता है तो आप उनका पैसा वापस लौटा सकें, ठीक है।
अब ये बेसल क्या है, ठीक है। अब ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन बन जाता है, फिर से प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है कि बेसल फॉर्म किससे संबंधित है। ये शायद 2013 आईएएस में पूछा भी गया है। तो पूछेंगे बेसल्स निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। हाल में ही चर्चा में बेसल किससे संबंधित है, तो उसमें बैंकिंग सेक्टर आ जाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, आगे देखते हैं, ठीक है। आरक्षित अनुपात, अब यहीं देखिए आपका आरक्षित अनुपात CRR SLR शुरू होता है। CRR को कहते हैं कैश रिजर्व रेशियो, नगद आरक्षित अनुपात, और SLR को कहते हैं वैधानिक तरलता अनुपात या स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ठीक है। थोड़ा हम मिटा देते हैं यहाँ पे। अब देखिए ये क्या होता है, पहले समझते हैं हम CRR। अभी क्या था कि हमने पढ़ा था NDTL, नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज़, जो वो था उसका सर्टेन परसेंटेज बैंक को रखना पड़ता है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि यही दो हैं जिसके आधार पर वो रखते हैं। तो CRR में क्या होता है कि केवल देखिए प्रत्येक जो अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक हैं, अभी हमने पढ़ा था वो वहाँ इसके चार्ट में पढ़ा था अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, ठीक है। क्या थी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, वही चार थी जो है पब्लिक सेक्टर, फॉरेन और प्राइवेट और RRBs, ठीक है। तो ये जो है अपनी जमा मतलब NDTL के राशि का एक निश्चित नगद कैश के रूप में RBI के पास रखती हैं। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा है कि ओनली कैश के फॉर्म में इनको क्या करना पड़ता है कि ये जो कैश होगा ये RBI के पास आपको रखना पड़ेगा। हर जो भी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक है उनको अनिवार्य है कि अपना जो भी NDTL है उनके पास उसका कुछ निश्चित प्रतिशत कैश के फॉर्म में RBI के पास रखना पड़ेगा, ठीक है। और इसमें क्या है, जो वैधानिक तरलता अनुपात है SLR में, इसमें बैंक को कुल मांग जमा मतलब वही NDTL का जो है एक निश्चित प्रतिशत नगद या गोल्ड या गवर्नमेंट सिक्योरिटी के फॉर्म में अपने पास रखना पड़ता है। इसे बैंक को अपने पास रखना पड़ता है और इसे जो है RBI के पास रखना पड़ता है, ठीक है। ये अंतर है इसमें दोनों में। इसमें केवल गोल्ड में रखते हैं, मतलब केवल कैश में रख सकते हैं। इसमें कैश भी हो सकता है, गोल्ड भी हो सकता है और गवर्नमेंट सिक्योरिटी भी हो सकता है SLR में। अब बैंक किसी काम के लिए प्रयोग में नहीं ला सकता है किसको, CRR को। देखो क्योंकि ये RBI के पास होता है, इस पे RBI कोई लाभ ब्याज भी नहीं दे रहा, तो उसको कोई लाभ भी नहीं हो रहा है, ठीक है। अब इसके थ्रू ये जो मुद्रास्फीति है इसको नियंत्रित करने का काम करते हैं, इस दोनों रेट के थ्रू, CRR और SLR के थ्रू, ठीक है। फिर CRR और SLR पर किसी प्रकार का संसदीय नियंत्रण नहीं है, लेकिन कुछ परिस्थितियों में केंद्र सरकार RBI को दिशा निर्देश दे सकती है तथा संसद के प्रति जवाबदेह भी है। विशेष परिस्थितियों में ऐसा होता है, ऐसा कुछ है नहीं। CRR देखिए, CRR जो है वो 3 से 15%, मिनिमम 3%, मैक्सिमम 15% तक किया जा सकता है, और SLR को मिनिमम 25% और मैक्सिमम 40% तक किया जा सकता है। सीमा निर्धारित की गई थी, लेकिन 2006 में क्या हुआ कि SLR की निचली सीमा को समाप्त कर दिया गया, ठीक है। SLR की निचली सीमा को समाप्त कर दिया गया है। इसका अंतर आप समझ गए, CRR SLR। CRR में क्या होता है, कैश रिजर्व, कैश के फॉर्म में RBI के पास जो अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का पैसा होता है वही होता है एक निश्चित अनुपात में, वही होता है CRR। SLR क्या होता है, बैंक अपने पास खुद ही, चाहे वो कैश के फॉर्म में रखे, चाहे गोल्ड के फॉर्म में रखे, चाहे गवर्नमेंट सिक्योरिटी के फॉर्म में रखे, अपने पास ही एक निश्चित अनुपात में पैसा मतलब ये रखना पड़ता है। अब 7 अप्रैल 2021 को जो 2 मंथ पे मॉनेटरी कमेटी की बैठक होती है, उसके अंतर्गत ये निर्णय लिया गया था कि कितना जो है CRR मतलब रेट जो होंगे। तो CRR को 3% इन्होंने रखा है और SLR को 18% रखा है। ये 18% वर्तमान में है और ये 3% है, ठीक है। मतलब कि टोटल जो NDTL का 3% ये जो है RBI के पास जमा कराएंगे और ये अब NDTL का 18% जो है अपने पास खुद रखेंगे, चाहे कैश के फॉर्म में, चाहे गवर्नमेंट सिक्योरिटी के फॉर्म में, चाहे गोल्ड के फॉर्म में। ये केवल कैश के फॉर्म में, यही अंतर हमें समझना है। आइए देखते हैं, ठीक है। फिर आगे देखते हैं क्या है। अब बैंक रेट क्या होता है। बैंक रेट देखिए, RBI द्वारा वाणिज्यिक बैंक को लॉन्ग टर्म लोन जब देने के लिए जिस लॉन्ग टर्म लोन देने के लिए जिस ब्याज दर का उपयोग किया जाता है वो बैंक रेट है। देखिए क्या है, ये देखते हैं यहाँ पे लॉन्ग टर्म। पहले हम समझते हैं RBI किसको दे रहा है, वाणिज्यिक बैंक को लोन देगा लॉन्ग टर्म के लिए, मतलब 14 दिन से अधिक के लिए, ठीक। 1 से 14 दिन के लिए तो फिर वो रेपो रेट हो जाएगा। जब 14 दिन के अधिक के लिए वो लॉन्ग टर्म लोन दे रहा है और तो उस पर जो ब्याज दर हो रहा है उसे ही बोलते हैं बैंक
रेट, उसे बोलते हैं हम क्या, बैंक रेट। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि बैंकों को कोई सिक्योरिटी गिरवी नहीं रखनी पड़ती है। जब बैंक आरबीआई से ये लोन ले रहे हैं, बैंक मतलब कि लॉन्ग टर्म से लोन ले रहे हैं, तो कोई सिक्योरिटी वो गिरवी नहीं रख रहे हैं। ठीक है, और एक पुनः कटौती की दर के रूप में कार्य कर रहा है, रेट ऑफ डिस्काउंट के रूप में ये कार्य कर रहा है। ये आरबीआई के प्रथम श्रेणी के वाणिज्यिक बिलों की पुनर्कटौती करता है। ठीक है, और ये वित्तीय संस्थान द्वारा गारंटी प्राप्त बिल होते हैं। ये जो प्रथम श्रेणी के वाणिज्यिक बिल होते हैं, ये वित्तीय संस्थान के गारंटी प्राप्त बिल होते हैं। ठीक है, अभी ये क्या है, बैंक रेट, आरबीआई से कोई वाणिज्यिक बैंक जो पैसा ले रहा है लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए, 14 दिन से अधिक के लिए, तो वो आ जाएगा आपका बैंक रेट में। ठीक है, अब इसका प्रयोग क्या है, इसका प्रयोग है कि लॉन्ग टर्म लोन लेना है एक तो, यदि सीआरआर एसएलआर नहीं जमा करा था तो पेनल्टी के रूप में अगर वो सीआरआर और एसएलआर जो भी निर्धारित दर हैं उस पे नहीं जमा करा रहा है तो इसी के आधार पे पेनल्टी उन पर लगेगी, और ये महंगाई नियंत्रित करने के काम में ही आता है। जैसे बैंक दर को अगर बढ़ा दिया जाएगा तो क्या होगा, जब बैंक दर बढ़ेगा तो जब जो बैंक है उनको जो लोन आरबीआई से लेना है वो महंगा हो जाएगा, जब वो महंगा होगा तो वो कम लेंगे, तो उनके पास जब पैसा कम होगा तो लोगों को पैसा देंगे, अपना ब्याज दर बढ़ाएंगे, तो जो लोग क्यों होंगे वो कम जो है ऋण लेंगे, जिससे निवेश कम होगा, तो इससे निवेश कम होगा तो जीडीपी कम होगी और महंगाई भी नियंत्रित होगी। ठीक है, मतलब मुद्रा कम होगा तो जब तरलता कम होगी तो महंगाई नियंत्रित होगी। अब रेपो रेट देखते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है महंगाई नियंत्रण में। ठीक है, ये दैनिक कामकाज मतलब 1 से 14 बैंक जब अपने दैनिक कामकाज 1 से 14 दिन या शॉर्ट टर्म लोन लेते हैं आरबीआई के पास से, तो इनमें क्या होता है कि सिक्योरिटी गिरवी रखनी पड़ती है, तो ये जो है इनको लोन मिलता है। अब देखिए उसमें क्या था, सिक्योरिटी गिरवी रखनी नहीं पड़ रही थी बैंक रेट में, और इसमें रेपो रेट में क्या है कि इनको जो बैंक हैं इनको अपनी सिक्योरिटी गिरवी रखनी पड़ेगी और शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए इन्हें लोन मिलेगा। ठीक है, 1 से 14 दिन के लिए, और 14 से अधिक होगा तो बैंक रेट हो जाएगा। इसमें क्या हो रहा है, सिक्योरिटी जमा कराएगा आरबीआई के पास, फिर जब पैसा ट्रांसफ़र करेगा तो आरबीआई इन्हें सिक्योरिटी वापस कर देगा। ठीक है, ठीक है, अब रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट जो है ये के अंतर्गत धन का लेन देन मतलब LAF लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के अधीन किया जाता है 2000 से। ये हम आगे पढ़ेंगे अभी, सबसे लास्ट में इस टॉपिक को देखेंगे, तरलता समायोजन सुविधा। इसके अंतर्गत क्या होती है कि मार्केट में कितनी तरलता हमें कैसे कम करनी है, ज़्यादा करनी है मुद्रास्फीति नियंत्रित करने के लिए, उससे संबंधित टॉपिक है, तो आगे हम इसको देखेंगे अभी। ठीक है, अब मान लीजिए रेपो रेट कम कर रहे हैं, ये मतलब कि रेपो रेट अगर कम कर रहे हैं तो लोन क्या होगा, सस्ता हो जाएगा। ठीक है, मतलब सरकार उनके पास बैंक के पास ज़्यादा पैसा है, क्योंकि वो रिवर्स आरबीआई से जो है उसने कम ब्याज दर पे पैसा मिला है उसको, तो बैंक भी अपना जो है लोन सस्ता ब्याज दर कम करेगा तो लोन सस्ता हो जाएगा, तो लोगों के पास जो है सस्ता लोन होगा तो उनके पास अधिक वो लेंगे, लोन लेंगे, तो निवेश बढ़ेगा, जीडीपी बढ़ेगी। साथ साथ क्या होगा, निवेशक जो है पैसा शेयर खरीदने में लगाएंगे। ठीक है, सेंसेक्स बढ़ेगा तो मुद्रा का मांग भी बढ़ेगा, जब रुपए का मांग बढ़ने से रुपए की अधिक ज़रूरत होगी, रुपए का जब मांग बढ़ रहा है तो अधिक ज़रूरत होगी, निवेशक जो है डॉलर के बदले रुपया खरीदेंगे। ठीक है, डॉलर के बदले रुपया खरीदेंगे, तो विदेशी मुद्रा भंडार भारत का बढ़ेगा, डॉलर आरबीआई से ना खरीदेंगे तो आरबीआई के पास वो डॉलर आएगा, तो विदेशी मुद्रा भंडार भारत का बढ़ेगा, और अंतरराष्ट्रीय लेन देन में भुगतान संतुलन की समस्या कम होगी, क्योंकि जो भारत है अन्य देशों से जो व्यापार हो रहा है वो डॉलर में ही ना हो रहा है, तो जब भारत के पास ज़्यादा डॉलर होगा तो भारत की स्थिति जो है भुगतान संतुलन में मजबूत होगी ना। ठीक है, आप आगे देखते हैं, अगर रिवर्स रेपो रेट बढ़ रहा है, अब जब बढ़ रहा है तो बैंकों को जो है ज़्यादा ब्याज देना पड़ेगा आरबीआई को ना, आरबीआई को ज़्यादा ब्याज देना पड़ेगा तभी ना आरबीआई उसको उधार देगा, जब आज ज़्यादा ब्याज देना पड़ेगा तो बैंक भी अपना ब्याज दर उठाएंगे, तो जो लोन है वो महंगा हो रहा है, तो जब लोन महंगा हो रहा है मतलब उसकी ब्याज दर महंगी हो रही है तो कोई लोन लेना कम करेंगे लोग, जब लोन लेना कम करेंगे तो मुद्रा की तरलता भी कम होगी मार्केट में और मुद्रास्फीति नियंत्रित होगी। ठीक है, इसीलिए आप देखते हैं कि जो मुद्रास्फीति जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के सहारे से आरबीआई जो है कैसे उसको डाउन करती है। फिर रिवर्स रेपो रेट ये देखते हैं, ये रेपो रेट का बिल्कुल उल्टा है। इसमें क्या होता है, बैंक अपने जमा
जमा पर ब्याज मिलता है, बैंक को अपने जमा पर ब्याज मिलता है। ये क्या करते हैं कि बैंक जो है आरबीआई के पास जमा कराते हैं और आरबीआई जो है उनको कुछ ब्याज देता है इस पे, जिसके माध्यम से जो अधिक तरलता होती है बैंकों के पास उसको सोखता है आरबीआई, जिससे वो अधिक तरलता मार्केट में न दे पाएँ। ठीक है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी को पुनः खरीदने के वादे के, इसमें आरबीआई क्या होता है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी देता है उनको, बैंकों को, और वो कहता है कि आप मुझे पैसा दे दो आरबीआई, और इस गवर्नमेंट सिक्योरिटी में कहता है कि अतिरिक्त नकदी आप जमा करा दो हमारे यहाँ। ठीक है। फिर और वो जो है उस पर तुम्हें ब्याज देंगे, हम अधिक ब्याज देंगे बैंकों को, और ये जो इसका जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी को आरबीआई खरीद कर फिर पैसा इन्हें वापस कर देता है। ठीक है। इसके थ्रू क्या होगा कि जो अतिरिक्त तरलता होती है बैंक के पास, जिससे मुद्रास्फीति बढ़ सकती है, उसको कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है। देखिए आरबीआई क्या करता है, सिक्योरिटी जमा कराता है और बैंकों के पास, और पैसा ट्रांसफ़र करता है। ठीक है। और जब रेपो रेट अब कम होगा, रिवर्स रेपो रेट जब कम होगा तो क्या होगा, रिवर्स रेपो रेट कम होगा, तो अब रिवर्स रेपो रेट कम है तो बैंक जो क्या करेंगे कि आरबीआई के पास कम पैसा जमा करेंगे, क्योंकि उनको ज़्यादा ब्याज वहाँ से मिल नहीं रहा है। तो अब तरलता इसमें बढ़ी, मतलब तरलता करने मतलब कैश जो है उसके पास, बैंकों के पास जाता है, तो वो लोग क्या करेंगे, लोन देंगे ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है। लोन सस्ता हुआ तो ज़्यादा से ज़्यादा लोन देंगे। जब लोन अधिक से अधिक बांटने की कोशिश करेंगे तो निवेश बढ़ेगा, जीडीपी बढ़ेगी। ठीक है। अब जब मतलब कि रिवर्स रेपो रेट ज़्यादा होगा तब क्या होगा कि आरबीआई के पास पैसा ज़्यादा जमा करेंगे बैंक। इससे क्या होगा, तरलता जो है मार्केट में कम हो जाएगी, तरलता बैंक में कम हो जाएगी, मुद्रास्फीति नियंत्रित हो जाएगी। ठीक है। 2019 के पहले ये था कि रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट बीच 1% का अंतर होता था, लेकिन अब जो है ऐसा नहीं है, अब ऐसा कुछ नहीं है। अभी हाल में कितना है, 4% है रेपो रेट, 4% है रेपो रेट, और 3.25% है आई थिंक रिवर्स रेपो रेट। ठीक है। आइए आगे देखते हैं। एमएसएफ रेट मतलब मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ये क्या होता है, ये आरबीआई ओवरनाइट लेंडिंग होता है, जो एक दिन रात के लिए आरबीआई जिस रेट पे मतलब कि वो देता है, लोन देता है बैंकों को, वो होता है आरबीआई ओवर नाइट लेंडिंग। ठीक है। एमएसएफ। ठीक है। इसमें क्या है, हम इसको देखते हैं क्या है। आरबीआई आपात स्थितियों में, ठीक है, एसएलआर वाली सिक्योरिटी का अधिकतम 0.75% का लोन लिया जाता है, और सामान्य स्थितियों में एसएलआर वाली सिक्योरिटी का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है। आपात स्थिति है तो आरबीआई जो है, आरबीआई से जो इस मतलब एक दिन रात के लिए अगर लोन लेना है तो वो जो है क्या करेंगे कि जो एसएलआर है उसका अधिकतम 0.75% ही लोन दिया जा सकेगा, लेकिन सामान्य स्थितियों में उसकी जो एसएलआर वाली सिक्योरिटी है उसका प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है। मंदी में तरलता बढ़ाने का एक साधन है ये, मंदी के दौर में ये तरलता बढ़ाने का एक साधन है। इसमें क्या होता है कि अचानक से मतलब बैंकों के पास मांग बहुत ज़्यादा बढ़ गई। ठीक है। तो बैंक अब क्या करेंगे कि अचानक से बढ़ी है और पता है कि कल उन्हें पैसा मिल जाने हैं, तो वो क्या आरबीआई के पास आएंगे, बोलेंगे आप मुझे पैसा दे दो एक दिन के लिए, और हम जो है इसको जो है आपको कल वापस कर देंगे, परसों। तो तब ये जो है एमएसएफ रेट पर जो है मतलब मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट पर आरबीआई उन्हें पैसे उधार देता है। ठीक है। अब देखते हैं एमएसएफ और एलएएफ क्या है। एलएएफ में रेपो और रिवर्स रेपो रेट आ जाएंगे, और एमएसएफ में जो बैंक दर है इस पे काम करेगा ये। देखिए सिर्फ अनुसूचित बैंक, जो ये एमएसएफ है सीमांत अस्थायी सुविधा है, इसको सिर्फ अनुसूचित बैंक प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। 1994 से ये एक्ट है, उसके अनुसार सिर्फ अनुसूचित बैंक कर सकते हैं। लेकिन तरलता समायोजन सुविधा जो है एसएएफ है, इसमें सभी बैंक जो है इसका उपयोग कर सकते हैं, सरकारी, निजी, आरआरबी सभी कर सकते हैं। ग्राहकों के हितों की रक्षा करने वाला ये होता है। ठीक है। जो एमएसएफ है, और इसमें क्या है कि एनबीएफसीज भी रेपो रेट पर बैंक को सभी लोन ले सकते हैं, एनबीएफसीज भी बैंक रेट पर आरबीआई से लोन ले सकते हैं। ठीक है। अब ऋण लेने के लिए एसएलआर के अंतर्गत रखी सिक्योरिटी का प्रयोग कर सकते हैं। किसके अंतर्गत, एमएसएफ के अंतर्गत, सीमांत स्थायी सुविधा के अंतर्गत, और इसमें जो है एलएएफ के अंतर्गत इसमें नहीं कर सकते हैं। ठीक है। इसमें कम से कम 1 करोड़ का
वो होना चाहिए ट्रांजैक्शन, और इसमें कम से कम 5 करोड़ का होना चाहिए LAF के अंतर्गत, तरलता समायोजन सुविधा के अंतर्गत। MSF रेट को लागू करने का लक्ष्य है कि कॉल मनी मार्केट में ब्याज दरों को नियंत्रण में रखा जाए। अब कॉल मनी मार्केट क्या होता है कि जो बैंक और बैंक के बीच में जो वो होता है ट्रांजेक्शन होता है एक दिन के लिए, वो वही होता है कॉल मनी मार्केट होता है, ठीक है। उसके ब्याज दरों को नियंत्रण में रखा जाए, क्योंकि एक ही दिन रात के लिए ये भी होता है। तो उसमें क्या हो जाता था कि पहले बहुत अनियमितता हो जाती थी, उसको नियंत्रित करने के लिए ये किया गया है। अब बेस रेट क्या होता है, देखिए बेस रेट जो है 2010 में दीपक मोहंती समिति द्वारा लागू किया गया था। इसमें क्या है, दीपक मोहंती समिति द्वारा जो है 2010 में लागू किया गया है। बैंक में स्वस्थ प्रतियोगिता को बढ़ावा देता है ये। प्रत्येक वाणिज्यिक बैंक को एक ब्याज दर की गणना जिस पर उसका कोई नुकसान ना हो, एक न्यूनतम जो है ब्याज दर की गणना करनी पड़ती है जिस पर उसे नुकसान ना हो, उसे ही बेस रेट कहते हैं, आधार रेट जिसको कहते हैं। कोई बैंक अपने बेंचमार्क लेंडिंग रेट से बेस रेट से नीचे नहीं रख सकता है। मतलब जो बेंचमार्क लेंडिंग रेट होता है उसको भी बेस रेट से नीचे नहीं रखता है कोई बैंक। ये जो है अभी आगे देखेंगे बेंचमार्क लेंडिंग रेट क्या है। अब अगला टॉपिक है बेंचमार्क लेंडिंग रेट, ठीक है। जिस दर पर बैंक अपने सबसे विश्वसनीय ग्राहक, अब बैंक को पता है सबसे विश्वसनीय ग्राहक वो होगा जो बैंक के जो लोन होंगे वो टाइम पे वापस करता होगा, और जिस पर बैंक को विश्वास होगा कि वो लोन NPA नहीं जाने देगा। NPA क्या है हम आगे समझेंगे। जो NPA मतलब ये होता है कि 90 दिन तक अगर कोई भी जो 90 दिन तक जो लोन लिया है किसी ने, अगर उसमें 90 दिन तक उसकी ब्याज की किस्त और मूलधन नहीं वापस करता है तो वो NPA कहलाता है, वो जो ऋण होता है। अब यहाँ देखिए बेंचमार्क लेंडिंग रेट क्या होता है ये देखते हैं हम। जिस दर पर बैंक अपने सबसे विश्वसनीय ग्राहक को और जिससे संबंध में जोखिम जो है शून्य हो, ऋण देने को तैयार हो, मतलब पता है कि ऋण शून्य है, उस पर कोई खतरा नहीं है, तो उसको जो मतलब डूबने का खतरा नहीं है, ऋण को डूबने का खतरा नहीं है, उस पर जब वो ऋण देता है तो उसे ही कहते हैं बेंचमार्क लेंडिंग रेट, ठीक है। ये जो है आधार, यह दर आधार के रूप में कार्य करती है। आधार अभी देखे थे, आधार हमने वही जिस पर जो है बैंक, वह न्यूनतम दर जिस पर बैंक जो है को कोई नुकसान ना हो या स्वस्थ प्रतियोगिता बनी रहे, दीपक मोहंती समिति की सिफारिश के आधार पर 2010 में लागू किया गया था। 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद से ये लागू किया गया है बैंकों में, ठीक है। टीजर रेट क्या होता है कि बैंक द्वारा ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए शुरू में ब्याज दर निम्न होता है, तो भविष्य में इसको बढ़ा दिया जाता है, जिससे कि जो एजुकेशन लोन है वो इसी आधार पर कार्य करता है, ठीक है। एजुकेशन लोन इसी आधार पर कार्य करता है। आगे देखते हैं। हाँ, ये था ना लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, LAF क्या होता है। देखिए LAF इज अ मॉनेटरी पॉलिसी टूल यूज टू RBI टू मैनेज मार्केट लिक्विडिटी एंड मार्केट सप्लाई टारगेट्स, ठीक है। ये 2000 में इंट्रोड्यूस किया गया था। अब इनका काम क्या है, ये जो मॉनेटरी पॉलिसी का एक टूल है, अभी हम आगे अगला जो चैप्टर पढ़ेंगे उसमें मॉनेटरी पॉलिसी ही पढ़ेंगे तो उसमें समझेंगे। वो टूल है जिसमें RBI क्या करता है कि जो है मार्केट में लिक्विडिटी को जो है प्रबंधित करता है, मैनेज करता है, रेगुलेट करता है कि कितना जो है मुद्रा स्फीति को नियंत्रित करने के लिए कितना वो हमें जो है तरलता मार्केट में चाहिए होगी, ठीक है। अभी ये किसके थ्रू करता है, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के थ्रू करता है, ठीक है। हम रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट इसके पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये है। अब देखिए ये लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, फिर अगला लेक्चर 2 दिन बाद हम फिर से डालेंगे। अब इससे संबंध में अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक ज़रूर करिएगा, और मेरे चैनल को अधिक से अधिक फैलाइए, सब्सक्राइब करवाइए, आप लोग का काम है अगर आप लोग को अच्छा लग रहा हो तो। और कमेंट के माध्यम से मुझे बताइए कैसा लगा वीडियो, और ठीक है, मैं पूरी तरीके से मेहनत कर रहा हूँ। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही हो तो ज़रूर आप मुझे मोटिवेट करिएगा। बस आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, और जो है कमेंट करना है, ठीक है। साथ साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। अब एक करंट का भी टॉपिक आ जाएगा, ठीक है, उसको भी देखेंगे हम। धन्यवाद।